नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प ने क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पे भी पैर रख दिया है, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट वहाँ का यूएस मार्केट बहुत गिर रहा है। जिस तरह से टैरिफ के ऐलान हुए कल से बहुत ही हलचल है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में। सो यहाँ से क्या क्या यूएस रिसेशन में जा रहा है? क्या ग्लोबली एक बड़ा रिसेशन आ सकता है? क्या चाइना, यूएस, यूरोप, उनकी हालत क्या हो सकती है? और ये सब के वजह से जो ग्लोबल ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसके वजह से इंडिया में क्या पोजीशन होगी, इंडिया की इकोनॉमी को क्या होगा, और आगे जाके क्या हम लोग भी गिर सकते हैं, वही आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने ही रहिए एंड तक। आगे जाने से पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, कल हमारा एक लाइव सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा, लिंक नीचे दिए, तो जरूर अटेंड कीजिएगा, पोर्टफोलियो पे होगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वापस इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी, अगर आप यूएस इकोनॉमी की बात करें तो यूएस इकोनॉमी पे खराब हालत तो है ही। नो डाउट, कल जिस तरह से नो 5-5%, 4-4% ये जो नास्डैक गिरा है, इवन डाउ जोन्स, S&P, तो एक दर्शाता है कि जो भी स्टेप्स लिए गए हैं ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, यूएस इकोनॉमी के लिए, और वहाँ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वहाँ रिसेशन में जाएगा। तो वो उसके वजह से ना एक बड़ी कहना सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सिर्फ ट्रम्प का दिमाग में क्या चला है वो समझते हैं हम लोग। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई हमारा 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आपने जितना एक्सपोर्ट किया उसके सामने जो कंपनी आपको एक्सपोर्ट कर रही है उसका जो डिफरेंस होता है वो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो वो है 1.2 ट्रिलियन, यानी बाकी लोग हमें ज्यादा गुड्स बेच रहे हैं ना कि हम लोग उनको ज्यादा। तो 1.2 ट्रिलियन का गैप है, उसको वो बोलते हैं कि भाई 50% से मुझे कम करना है। और उसके वजह से ये सब टैरिफ लगाना चालू कर दिया। जो आपको पता है कि इंडिया पे 27, बाकी सब पे भी काफी बड़े बड़े टैरिफ लगे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल ग्लोबली तो मार्केट गिरा है, लेकिन उससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई यूएस में क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो, तो यूएस में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट यही आएगा कि अगर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, ओके, और उस पे ही अगर आप टैरिफ ज्यादा लगा दोगे तो आपका गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ेगा। तो उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन अच्छी खासी बढ़ सकती है, ऑलमोस्ट 0.2 से 0.8, यानी 1% के आसपास तो बढ़ ही सकती है। प्लस आपके वहां स्लो डाउन होगा। तो अभी ऑलरेडी ये 2-2.5 से जीडीपी अभी ग्रो करना चालू हुई थी। अब उसमें डायरेक्टली 1-1.5% का रिस्क आ जाता है, और इसके वजह से रिसेशन का फियर बढ़ जाता है। पहले स्टैगफ्लेशन की बात चल रही थी, जहां कहते हैं ना इन्फ्लेशन ज्यादा है या ग्रोथ कम है, वैसे ही पोजीशन की बात। लेकिन अभी तो ऐसी बात चले कि काफी सारी रिपोर्ट्स बोले कि ये बेसिकली रिसेशन में चला जाएगा। अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो एक बेनिफिट जो ट्रम्प भी चाहते हैं कि फेड कट पॉसिबल हो जाते हैं, 2 या 3 फेड कट भी आ सकते हैं। लेकिन जब ग्रो इकोनॉमी इतनी स्लो हो जाती है तो उससे डायरेक्टली डॉलर पे भी इम्पैक्ट आता है, तो डॉलर थोड़ा नीचे जाएगा। लेकिन ट्रम्प का मानना है कि ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट अगर वो कम करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो ऑटोमेटिक डॉलर डी वैल्यू होता है। अगर डॉलर डी वैल्यू होता है तो वो एज अ मेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब चला जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ट्रम्प जानबूझ के ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ पता है। देखो यार, किसी देश के प्रेसिडेंट है, उनको सब पता होता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ये होता है कि कभी कभी ईगो भी बीच में आ जाता है, या तो अपना पक्ष रखने के लिए वो कुछ भी लेवल पे जा सकते हैं। उनका लास्ट टर्म है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो हो सके वो करूं मैं, आई डोंट केयर, मेरी लेगेसी मेंटेन करके रखूं मैं। और अभी तो ऐसी भी बात चल रही है कि वो थर्ड टर्म के लिए भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर। अब वो होता है कि नहीं होता वो बात की बात है। लेकिन हाँ, वहाँ एक दिक्कत है। और दूसरा, वो चाहते हैं कि लोग, यानी कंपनियां मेरे वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करें। देखो अभी तक यूएस की पोजीशन क्या थी, अभी तक यूएस क्या करता था कि हर एक देश में जहां जहां सस्ता मिल रहा है ना, वहां से वो लोग निकाल के अपने देश में लाता था, और वो मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था। अभी वो बोले मैन्युफैक्चरिंग पे करना है। एक्चुअली यूएस इकोनॉमी ज्यादा टेक ड्रिवन है। आप देखो, एनवीडिया देख लो, मेटा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, काफी हद तक नो टेक ड्रिवन है। तो टेक ड्रिवन के वजह से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग वो बाहर से ही मंगा लेते हैं और सस्ते गुड से वो लोग चलाते हैं। तो बेसिकली अभी तो वो सिर्फ 10% है जीडीपी का। वो बोल रहे कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका फायदा जो था कि वो बोल रहे थे कि भाई मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर से लाऊंगा,
अब लाते थे पहले, सॉरी पहले की बात है, तो उसमें चाइना ने बेनिफिट लिया। चाइना ने बोला कि ठीक है यार, आपको नहीं बना तो हम बना देते, हम लोग आपको सस्ते में प्रोवाइड किया, और मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा वर्ल्ड का चाइना बन गया। ओके। अभी जो ओवरऑल अगर आप मैग्निफिसेंट सेवन की बात करें, जैसे मैंने बोला ना, गूगल, टेस्ला, या आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, एनवीडिया एंड ऑल दैट, नो ऑलमोस्ट मैग्निफिसेंट सेवन 37% S&P, अब उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। क्यों? इनका बिजनेस हर जगह है। प्लस अगर टैरिफ बार लगे, तो अभी तक सर्विसेज पे टैरिफ नहीं लगे, लेकिन अभी बातें चली कि यूरोप इनको रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब देने के लिए वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का ऑलमोस्ट सेल है वहां। तो ये मेटा का और इन सब की बात करूं, तो एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, तो उनपे वो डायरेक्टली टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो अब वो सर्विस पे टैरिफ लगाने की बात हो रही है, तो वो भी एक दिक्कत है। फिर बॉन्ड मार्केट एक्चुअली ना, ट्रेजरी बाइंग खुद बॉन्ड मार्केट में ज्यादा हो रही है, और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पूरा खराब हो गया है, करेक्ट, यूएस में। अब जब आप इतनी तरह लेवल पे टैरिफ लगाएंगे, तो इनको तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन यूएस। ओके। अगर हम लोग यूरोप की बात करें, मैं हर एक कंट्री के आपके थोड़ा डिटेल में आपको बात करूंगा, तो बताऊंगा कि क्या चल रहा है हर एक कंट्री में, कल के वो है, परसों के ऐलान के बाद। अगर हम लोग यूरोपियन की बात करें, तो भाई उनको भी डायरेक्टली जीडीपी में इम्पेक्ट आएगा, कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 1%, 0.5 से 1% में डायरेक्ट इम्पेक्ट आएगा। और अगर 20% जो एक्सपोर्ट था यूरोप का, वो वहीं था यूएस में, तो वो यूएस में डायरेक्ट टैरिफ बने के वहाँ होगा एलिवेशन। ऊपर से क्या हो रहा है कि ओवरऑल अब इन्फ्लेशन जो ओवरऑल हाई था, वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहां मॉनिटरी पॉलिसी में वो बोल रहे हैं कि रेट कट भी होगा, लेट कट। लेकिन ये रिटेलिएशन में, वो जैसे मैंने बोला ना कि ट्विटर पे और वो सब पे इवन थॉट कर रहे हैं कि वो फाइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई काफी हद तक वो मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑल दैट। अभी यही होता है कि ना, जब जैसे अब चाइना इंडिया में वो टिकटॉक था और बाकी सब ऐप था, और चाइना के साथ झगड़ा हुआ तो हमने कैसे बैन कर दिया, तो वैसा ही होता है यार, कि ये भी जब एक दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होती है, तो हर एक कंट्री फिर सामने जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ निकालता है। वो डायरेक्ट ट्रम्प को क्या, इलोन मस्क को असर पड़ेगा अगर ट्विटर पे सही में इतना फाइन लगा था। उसकी हालत तो रियली में टाइट है। खबर भी आ रही है कि भाई ट्रम्प और इलोन मस्क का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखो, ये रेसिप्रोकल टैक्स इतना लगा दिया ट्रम्प का, इलोन मस्क का तो एक भी ट्वीट नहीं देखा मैंने, एक्चुअली मैं उसको ट्विटर में फॉलो करता हूँ। तो कुछ ना कुछ उनको भी बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग बाहर होते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी पूरा वियतनाम में ही होता है मैन्युफैक्चरिंग, अभी वो वापिस आएंगे तो उनको प्रॉब्लम है। दूसरा, एक एप्पल की बात करो, एप्पल का 50% प्रोडक्शन आउटसाइड यूएस होता है, चाइना और वहाँ। अब अगर आप टैरिफ ही लगा दे तो चाइना पे इतना, तो उनका तो क्या होगा एप्पल का एप्पल से वहां वापिस यूएस आने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी अभी क्या हो सकता है कि इसमें ये सब वजह से संगठन बनेंगे, कि यानी कह सकते हैं ना कि यूरोप चाइना के साथ हाथ मिलाएगा, इंडिया से हाथ मिलाएगा, साउथ अफ्रीका से मिलाएगा, कनाडा, मेक्सिको, ये अलग थोड़े होंगे, और यूएस के सामने भी जा सकते हैं। तो ऐसी बात, ऐसा बात हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि भाई, अब वो कहते हैं ना कि बाप ने हाथ हटा दिया है कि भाई तुमको जो करना है करो। अब वही होते, बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके फिर कुछ आगे करेंगे, क्योंकि ट्रेड तो सबको करना है। तो हाँ, यूरोप का भी प्रॉब्लम, चाइना का तो मैसिव प्रॉब्लम, चाइना का तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो कि पहले 20% लगाया, ऊपर से 34%, यानी 54% टैरिफ लगा दिया। उसके वजह से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी बेसिकली जीडीपी की बात करें, 5% का टारगेट था, लेकिन अभी इसके वजह से 4 से 4.5% भी शायद नीचे जा सकता है जीडीपी अगेन। क्योंकि वो काफी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ऑलमोस्ट 34% उनका जो एक्सपोर्ट होता है यूएस में होता है। तो भी अगर वहां इतना एक्सपोर्ट होता है और वहां इतना टैरिफ लगते हैं, तो ये करेंगे क्या? इतने सारा माल का करेंगे? तो वही होता है प्रॉब्लम, डंपिंग चालू हो जाती है। इंडिया में होगा, श्रीलंका में होगा, बांग्लादेश में होगा, कनाडा, मेक्सिको, अदर देन यूएस, हर जगह डंपिंग करना चालू हो जाएगा। तो वो अपने लिए भी प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर डंपिंग ज्यादा होता है चाइना से, तो वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, एक वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर सकते हैं, यॉन को बहुत डीवैल्यू कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कितने हद तक डीवैल्यू करे, क्योंकि बहुत डी वैल्यू कर, बातें तो ऐसी आ रही थी कि भाई 50% से डीवैल्यू करे।
अगर 50% डीवैल्यू करते तो इनकी इकोनॉमी को ही डायरेक्ट इम्पेक्ट होगा। तो वो है। अभी वो लोग ऑलरेडी रेट कट तो एग्रेसिव कर ही रहे, लेकिन उनके पास भी डेट तो बड़ा है ना, कहाँ से इतना डेट लाएंगे। हाँ, तो जैसे मैंने बोला ना कि ब्रिक्स नेशन बाकी सब कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके वो ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट उनका सेट ऑफ हो जाए, क्योंकि इतने टैरिफ पे तो यूएस में तो फिर माल बिकना इजी नहीं होगा। तो हाँ, उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग बात करते हैं इंडिया के लिए। भाई इंडिया में तो देखो डबल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पहले हम लोग नेगेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक नेगेटिव ज्यादा बात की है। तो एक तो पहला होगा, जैसे मैंने बोला, चाइना से ज्यादा डंपिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि चाइना अपना माल अगर यूएस में नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा, वहां से डंपिंग। दूसरा, एफआईआई थोड़ा पुल आउट कर सकते हैं, जो 32% है वो भी 17% हो गए। लेकिन आगे जाके अगर इंडिया ने रिकवर किया अर्निंग सीजन, तो वापिस नो बाइंग भी आ सकती है। दूसरा एक है, भाई अगर वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो भाई तुम कौन सी तोप हो, यानी इंडिया अकेला नहीं बढ़ सकता। आज देखो, आज हम लोग 250 से 300 पॉइंट गिरे हुए, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन जब पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम में चल रहा है ना, इंडिया अकेला नहीं भाग सकता है। ये चीज आपको ध्यान, तो मार्केट में असर आएगा ही आएगा। अगेन, अगर चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यू करेगा तो भाई हमें भी देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन, ग्लोबली स्लो डाउन होता है ये सब, तो मनी फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वॉलेटिलिटी रुपी में बढ़ सकती है। और अगर अगर ये बात हुई कि भाई यूएस बोल रहा है कि भाई यहाँ आके मैन्यू जो बोल रहा है कि ना कि भाई यहाँ आके प्लान सेट ऑफ करो एंड ऑल दैट, तो क्या जो सरप्लस कैपिटल बैठा हुआ है कि भाई कनाडा वाला सोचा है कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, साउथ अफ्रीका या तो चाइना, सब उनको लगे यार अभी इंडिया को साइड में रखो, पहले ये यूएस को खुश करो, और वहां से कैपिटल यूएस में ना चला जाए। तो वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया को आगे जाके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी चलो बात करते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है कि हम लोग को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। हाँ, फार्मा अभी तक तो कवर में नहीं हुआ। आईटी को हाँ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है, लेकिन डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं है। और बाकी सब है, हमारा जो 55 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएस के सब कंपेयर टू, अगर चाइना देखो तो 360 बिलियन डॉलर, तो भाई बहुत बड़ा गैप है। करेक्ट, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर आगे जाके इन मार्केट यानी अगर अपना अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो मार्केट में पैसे आएंगे, एफआई पैसे आएंगे, क्योंकि अगर यूएस परफॉर्म नहीं करेगा तो वो चाइना भी थोड़ा ढीला होता है, तो इंडिया में पैसे आने की अच्छा रहेगा। दूसरा, यूएसडी अगर वीकर होता है, यूएसडी अगर यूएस इकोनॉमी चलती नहीं है, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ वीकर इकोनॉमी रूपी थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो उसके वजह से भी एफआई आ सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और उस सब में 37-40% ने ऐसे सब टैक्स लगाए, तो टेक्सटाइल हो, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें थोड़ा हो सकता है। अगेन, थोड़ा इंपोर्ट अपना सस्ता हो सकता है अगर हम लोग रूपी थोड़ा स्ट्रांगर होता है और यूएसडी थोड़ा वीक होता है। अगेन, पीएलआई स्कीम की वजह से गवर्नमेंट को ये तो करना ही पड़ेगा, अच्छी खासी पीएलआई स्कीम करनी पड़ेगी, जिससे वो बाहर के एफडीआई उन सबको अट्रैक्ट कर पाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इवन जापान, कनाडा, इन सब की भी हालत बहुत टाइट है, और इन सबको कह सकते हैं कि 1% के आसपास इन लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी जैसे मैंने बोला ना कि क्या होगा आगे जाके, जैसे अभी सर से हाथ तो निकल गया है यूएस का, तो अभी कोलैबोरेशन होगा, टाई अप होंगे, और मुझे तो ऐसा लगा है शायद इंडिया और चाइना और पास आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई धंधा तो करना है ना, धंधा तो थोड़ी रोक सकते हैं। अब चाइना अगर यूएस का इतना बड़ा रिप्लेसमेंट लाना है, कहाँ से लाएगा? कितनी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में जिसको वो प्रोग्रेस, यानी तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, करे तो इंडिया को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो वही बोल रहा हूँ कि चाइना और पास आ सकता है, जापान, फिर कनाडा, ये सब कंट्रीज और पास आ सकते हैं, और ये और यूरोप, सॉरी। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे एवरीवन हैज टू फाइंड एन अल्टरनेट। पूरा तो अल्टरनेट नहीं सो ढूंढते ये लोग, क्योंकि ये सब होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर जो 100% यूएस में जा रहा था, वो अगर 30-40% भी यहाँ वहां चला गया तो भी अच्छा है। तो ये है, अभी संगठन में ब्रिक्स और मजबूत होगा, आगे जाके और काफी सारी चीजें आ सकती है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर करना क्या है, देखो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर अगर आपको सेफ खेलना है तो डोमेस्टिक में करो। एफ बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, एफएमसीजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिससे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ओके, फार्मा अभी अपने पॉजिटिव है क्योंकि कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन पता नहीं है ना कि कल उठ के ट्रम्प, यानी उसके दिमाग में क्या चलता है ना किसी को पता नहीं, कल उठ के उन्होंने वहां भी लगा दिया। क्योंकि अभी क्या था, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लगाए थे, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं। तो इसमें अगर वो फार्मा में लगाते तो वो दिक्कत आ सकती है। अगेन, धीरे धीरे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आपको वैल्यूएशन देख के ही करना है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक, यूएस में कितना उनका एक्सपोर्ट है, तो उसका इम्पैक्ट देख देख के आपको करना है। सो स्ट्रेटेजी में तो यहाँ ही तो बोलूंगा गाइस, इतना जल्दी मत करो। ये ये जो जैसे कल मार्केट नहीं गिरा, आज गिरा, क्योंकि जैसे जैसे लोग ये डाइजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट ऐसे आ सकता है ऐसे, तो ये टाइम लगेगा। ये डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। और 9 तारीख को जब रियली में सब जगह लग जाएंगे, एक तो 5 तारीख का डेट था यानी कल, और एक 9 तारीख का डेट है जब पूरा टैरिफ लगेगा, तब तक देख लो कि भाई क्या हो रहा है। कोई ऐसा टेंशन मत लो कि मार्केट भागने वाला है, मार्केट नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि यार जब दुनिया भर में इतनी हालत खराब है, हम लोग क्या ऐसे थोड़ी है कि हम लोग 28-30 हजार पहुंचेंगे, नहीं। तो इनफ टाइम मिलेगा, प्रॉपर डाइवर्सिफाई करो। गोल्ड में जरूर एक है कि अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन गोल्ड है, सिल्वर है, उन सब में भी थोड़ा अभी अल्टरनेट रखो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ठीक नहीं, तो डाइवर्सिफाई होना बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे जाके चांसेस इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो हम भी स्लो डाउन में आएंगे, इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। एंड देखते रहना है ट्रम्प क्या करा है, ऑल दैट। चले तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको एक अच्छा पता चला होगा क्या चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में। मैं और वीडियोस भी बनाते रहूंगा। आपके कोई क्वेश्चन है जरूर डालिएगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला, ये संडे को अपना एक सेशन है लाइव, जरूर अटेंड। मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा, चले कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। चले, मैं अभी आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो मैं वो देख लेता हूँ। आपके पेंडिंग क्वेश्चन, आपके कोई क्वेश्चन है जरूर चैट बॉक्स में डालें। पहला क्वेश्चन सर, क्या लग रहा है, राजेश 1724 बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है इंडियन मार्केट का क्या होगा, शैल आई इन्वेस्ट नाउ? वेल राजेश, थोड़ा वेट कर लो, इतनी जल्दी भी मत करो, क्योंकि नो मार्केट अभी जस्ट रिकवर हो रहा है, ये जो बड़ा इम्पैक्ट आया है उससे। और रिकवर क्या, अभी तो नीचे ही जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये जैसे मैंने बोला, एक आध वीक थोड़ा टाइम लगेगा, या एक आध महीना के क्या हो रहा है, कहाँ का इम्पैक्ट बढ़े आएंगे, फिर आप डिसीजन ले सकते। देखो मैं भी काफी सारे चैनल्स में आता हूँ, लाइव टीवी भी है भी करता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब में। काफी इन्वेस्टर के क्वेश्चन इसलिए रिलेटेड हो कि क्या करना है। मेरे हिसाब से यहाँ सबको, इन्वेस्टर को यही कि थोड़ा कॉशियस रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज जैन, प्लीज एनालाइज एम एन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ठीक ठाक है। एनबीएफसी आई थिंक थोड़ा अच्छा करेगा यहाँ से, तो यस यू कैन थिंक अबाउट इट अगेन गाइस। खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। यस वी देन गिरेंद्र मलरा 259, जो वेट एंड वॉच फॉर फार्मा। ओके, आईटी में आई एम नॉट एग्री कि आईटी बाय करना चाहिए इसमें, क्योंकि इवन क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि एआई का एक तो बड़ा झटका तो है, ऊपर से इंडिया अगर यूएस इतना स्लो डाउन होगा, 90% एक्सपोर्ट आईटी का होता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है यहाँ से, मैं तो अवॉइड करूंगा अभी। इवन हमारे जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस है वहां भी हमने आईटी कुछ निकाल लिया, अभी एक दो है लेकिन बहुत ही लो है। और वो भी लार्ज कैप्स है, तो हम लोग भी उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आईटी को इग्नोर कर सकते हो। सर केपीआईटी टेक आज 6%, वो केपीआईटी है वो जो भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड थे एंड ऑल दैट, नो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और जिनका बिजनेस यूएस में काफी था, वो काफी गिरे। सो आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम, फिर आप इन्वेस्ट करो, इतनी जल्दी मत करो। ओके, देखो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इतना बुरा भी नहीं होगा इंडिया के लिए, दैट टाइम विल टाइम। ओके, चले यहाँ तक करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून नेक्स्ट।